वेरी गुड इवनिंग कविता जी, रमिया जी, दीपंकर, रजन जी गुड इवनिंग। नकुल जी वीडियो ऑफ कर लीजिए। नकुल सिंह वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर अगर आपको इंटरेस्टिंग आपको लगा नहीं, तो ये मेरा नाकाम, क्या बोलता है, मतलब मैं नाकाम रहूँगा कि आपको हम सही से बता नहीं पाए। ठीक है, अदरवाइज़ ये टॉपिक जो है अल्टीमेट लेवल का इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, आप अगर पहले सी सी एस सी सी ओ को पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 को स्टार्ट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आज के सेशन में विश्वनाथ जी ये कर लीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग वॉल्यूम 3 भी थोड़ा सा देखेंगे, और साथ में एक आपका डीओपीटी का ऑर्डर आया था, जितना हमको याद आ रहा है 2021-22 में, जिसमें जो हमारा डिफरेंट पेनल्टी का प्रोसीड्योर होता है, अर्थात माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी, उसको बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब किया गया है, जस्ट एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है, तो पूरा जो सीनरी है, जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना, ट्रेलर बहुत अच्छा बन जाता है, तो क्या है, ये हमारा पूरा एक समरी करके दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 ये भी, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 जो है, जितना भी हमारा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है, उन लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे डिटेल्ड प्रोसीड्योर आपको बताया गया है कि कैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगा। आप कोई भी दूसरा रूल पढ़ रहे थे कि जब हम लोग CCA देखते हैं, या फिर मान लीजिए कोई दूसरा हमारा जो विजिलेंस हैंडबुक देखते हैं, या फिर विजिलेंस मैनुअल देखते हैं, तो वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दिमाग में रखते हुए बनाया नहीं गया। पर ये हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 जो है, ये हमारे लिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एम्प्लॉय है, स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है ना। तो जिस कारण से यहाँ पे आप ओवरऑल व्यू तो आपको मिल ही जाएगा, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये सारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 से हमको मिल जाता है। ठीक है, तो और ज़्यादा फालतू का बग ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू किया जाए, एक बार पब्लिक चैट में मैसेज कर दीजिए क्या हम लोग इसको शुरू करें। अच्छा चलिए, ये पब्लिसिटी हो रहा है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है, आप लोग जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत घटिया घटिया वीडियो बना के मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो वो आप लोगों को देखने का मौका मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। कहाँ गया उसे ढूंढो। देखिए, अब पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 को जब हम लोग देखते हैं, तो बेसिकली ये आपका जो डिसिप्लिनरी मैटर्स है, इसको डील करता है। और लास्ट इसका जो वर्जन आप देखिएगा इंटरनेट में अवेलेबल है, यहाँ पे मैं इसको ओपन करके भी रखा हूँ, तो ये आपको मिलेगा करेक्टेड अप टू 1 जुलाई 1986। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई काम का नहीं। ठीक है, आपको डिपार्टमेंट में जब भी कोई समस्या होगा, विजिलेंस या हमारा जो खास करके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड, तो आप उसका जवाब इस किताब में आके ढूंढ सकते हैं, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 में आके ढूंढ सकते हैं, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिएगा, जो वॉल्यूम 3 है, इसी के भीतर हम लोग जो CCA रूल को फॉलो करते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल 1965 को फॉलो करते हैं, तो इस CCA रूल भी वॉल्यूम 3 का ही एक पार्ट है। तो वॉल्यूम 3 के भीतर, मतलब एक्चुअली पार्ट नहीं है, पर ये वॉल्यूम 3 के भीतर CCA रूल को भी इंक्लूड किया है। अगर आप देखिएगा शेड्यूल 1A, हमारा जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3, इसके शेड्यूल 1A में आपको मिल जाएगा हमारा CCA रूल का भी जिक्र मिल जाएगा। तो बेसिकली पूरा CCA रूल को उठा के भी इसके भीतर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सारा चीज़ देख लेंगे। इसके साथ और एक चीज़ बताया गया, देखिए, शेड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ ऑफिसर। शेड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक ऑफिसर है, कौन उसको मेजर पेनल्टी देगा, कौन उसको माइनर पेनल्टी देगा,
है ना, कौन उसको क्या कर सकता है, क्या पेनल्टी हो सकता है। बेसिकली मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी दो ही पेनल्टी है। चलिए पब्लिक चैट में एक बार हमको बताइए कि ये माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी जो हमारा है, चलिए माइनर पेनल्टी के बारे में पहले बताइए कि माइनर पेनल्टी जो है ये कौन सा रूल सीसीए का कौन सा रूल में माइनर पेनल्टीज को, जितना सारा माइनर पेनल्टी है उसको डिटेल किया गया है। देखिए जितना सारा माइनर पेनल्टी है उसको कहाँ पे डिटेल किया गया है। चलिए कुछ लोग, देखिए दो ही जवाब आ रहा है, एक है रूल 11, जैसे रजन ने बताया रूल 11 है, कविता बोली रूल 16, रंजना 16, विश्वनाथ 16, रामकृष्ण 16, मरियम 16। तो देखिए ये कन्फ्यूजन आपका नहीं, ये कन्फ्यूजन यूनिवर्सल है। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना लोग हम लोग हैं सभी के मन में ये कन्फ्यूजन होता है, जिस कारण से मैं आपको ये रूल पूछा। देखिए हमको जो पेनल्टी दिया जाता है, हमको जो पेनल्टी दिया जाता है ये दो प्रकार होते हैं, जानते हैं हम लोग। एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। माइनर में जाइएगा वहां पे भी 5 पेनल्टी मिल जाएगा, मेजर में जाइएगा वहां पे भी आपको 5 पेनल्टी मिल जाएगा। और ये दोनों को बताया गया है कहाँ पे, अंडर रूल 11 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल, है ना। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं मेरा सीसीएस सीसीए वगैरह का क्लास डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मेरे ऊपर गुस्सा आ सकता है, पर गुस्सा करना है नहीं, ठीक है। हम आपको बताएंगे क्यों। बेसिकली देखिए रूल 11 जो है ये हमको डिफरेंट पेनल्टी क्या क्या है, जैसे जैसे आप माइनर में जाइएगा तो मान लीजिए आपका सेंशर हो सकता है ना, आपका रिकवरी फ्रॉम पे हो सकता है, इंक्रीमेंट विथहेल्ड हो सकता है ना, एक स्टेज डाउन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारा डिफरेंट माइनर पेनल्टीज है। मेजर में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपका एक से ज़्यादा स्टेज का डाउन किया जा सकता है। तो हमारा स्केल ऑफ पे पोस्ट ग्रेड उसमें आपका रिडक्शन हो सकता है। सिंस आपका वहाँ पे कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, डिसमिसल हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टीज है, दिस हैज बीन एलेबोरेटेड इन रूल 11 ऑफ सीसीए रूल 1965। तो ये रूल 11 में बताया गया, याद रखिएगा पेनल्टी कहाँ पे है, रूल 11 में है। तो भैया ये माइनर पेनल्टी रूल 16 हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि रूल 16 जो है ये हमको बताता है प्रोसेस। ये क्या बताता है, प्रोसेस, हाउ टू इम्प्लीमेंट, है ना, हाउ टू मेक द इंक्वायरी, क्या क्या करना रहता है, कैसे हम किसी को, प्रोसीड्योर क्या है, कैसे हम किसी को माइनर पेनल्टी देंगे, ये कौन बताया गया, रूल 16 में बताया गया। कैसे हम किसी को मेजर पेनल्टी देगा, कहाँ बताया गया, रूल 14 में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रूल 14 रूल 16 ये सारा, है ना। तो ये बात क्लियर हुआ कि दोनों में अंतर क्या है। मरियम जी, रामकृष्ण, प्रदीप, जिन लोगों का डाउट था, कविता जी, क्लियर हुआ ना, ये गलती आगे नहीं होगा ना। ये प्रोसीड्योर जो है वो बताया गया है आपका रूल 14 में और रूल 16 में, बट पेनल्टी क्या है वो कहाँ पे बताया गया, तो रूल 11 में हमको बताया गया। अब हम लोग जब आते हैं डिस्कस करते हैं सीसीए रूल, बेसिकली यही हमारा नींव है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 का। अगर हम इसको देखें तो एक तो होता है सीसीए रूल, साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका आर्टिकल 311, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसका आर्टिकल 311, ये दो होता है हमारा इसका नींव, आप बोल सकते हो। दोनों के ऊपर बेस करके देखिए क्या बोला जा रहा है, सीसीए रूल 1965 एंड आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस ऑफ एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का बेस है हमारा सीसीए रूल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 311। क्या आपने कभी 311 को देखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए तो क्या बताया गया यहाँ पे, है ना। चलिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए क्या बताया गया वो हम लोग थोड़ा आगे ही देख लेंगे, है ना। हमारा उसके भीतर भी दिया गया तो वहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगर आ गया फटाफट से। अच्छा आप लोग कभी इसमें भी देख सकते हैं, ये है हमारा आर्टिकल
311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए तो क्या बताया गया। चलिए, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 311 देखते हैं, यहाँ पे दो तीन चीज बताया गया। ठीक है, मैं एक बार आपको, चलिए मेरा स्क्रीन को मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये वाला स्क्रीन आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। देखिए 309 क्या होता है रजन जी। 309 जो है हमको पावर देता है, हमको नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। 309 जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है और बोलता है कि वो रूल बना सकता है। कौन सा रूल बनाएगा, कैसे रूल बनाएगा, ये पावर देता है 309। 311 क्या होता है, पावर देता है किसको, तो 311 जो है ये पावर देता है हमको, आपको। 311 पे आप जब जाइएगा तो क्या बोला जाता है, नो पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सिविल सर्विस और यूनियन और ऑल इंडिया सर्विस और सिविल सर्विस स्टेट वगैरह जो भी है, देखिए, शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू विच ही वाज अपॉइंटेड। तो जिसने हमको अपॉइंट किया उसके नीचे का कोई अथॉरिटी हमको रिमूव नहीं कर सकता, हमको डिसमिस नहीं कर सकता। नंबर वन गया। नंबर टू क्या बोला गया, नो सच पर्सन वगैरह चार्जेस। देखिए, नो सच पर्सन एज एफोरसेड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक except after an inquiry in which he has been informed about the charges framed against him। तो पहला बात बोला कि जो हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके नीचे का कोई हमको रिमूव नहीं कर सकता, हमको डिसमिस नहीं कर सकता, पहला प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन क्या हुआ, तो सेकंड प्रोविजन हमको बता रहा है कि अगर हमको रिमूव करना है, हमको डिसमिस करना है, हमको रिड्यूस्ड इन रैंक करना है, जैसे मान लीजिए कि हम इंस्पेक्टर है तो हमको कोई चाहता है कि नहीं हमको पोस्टल असिस्टेंट बना देगा, या आप मान लो कि पोस्टल असिस्टेंट हो, कोई चाहता है कि वो आपको पोस्टमैन बना देगा। तो बोला जा रहा है जब ये रिड्यूस्ड इन रैंक, रिमूवल, डिसमिसल, ये सारा केसेस आएगा तो बोला जा रहा है जब तक, एक दो चीज यहाँ पे है, एक तो हमको हमारा चार्ज पता होना चाहिए कि किस कारण से, किस चार्ज के आधार पे हमको ये पनिशमेंट दिया जा रहा है, नंबर वन। दूसरा क्या हो गया, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, कि हमको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम लोगों को याद रखना रहता है। ठीक है, तो ये दो चीज हमको याद रखना है कि हमको अगर कोई रिमूव करना चाहता है, हमको अगर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा था रामकृष्ण जी, चलिए स्क्रीन दिखाई भी नहीं देता होगा तो भी बात समझ में आया कि नहीं, बताइए, क्लियर है हम जो बोलना चाह रहे थे, कि जो हमारा आर्टिकल 311 है वो हमको दो पावर हमको खास करके दिया, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको दो पावर दिया। क्या क्या पावर दिया, आर्टिकल 311 ने हमको क्या क्या पावर दिया, तो एक नंबर रिमूवल एंड डिसमिसल। रिमूवल एंड डिसमिसल दोनों में अंतर आप सभी लोग जानते हैं, है ना। रिमूवल एंड डिसमिसल का पनिशमेंट जो होगा, नो अथॉरिटी बिलो appointing authority, the punishment of removal and dismissal cannot be awarded by an authority below the appointing authority। जो मेरे appointing authority है उसके नीचे का कोई हमको रिमूव या डिसमिस नहीं कर सकता। दूसरा पावर क्या बोला गया, तो बोला गया रिमूवल, डिसमिसल एंड रिड्यूस्ड इन रैंक। जब भी ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो वहां पे हमको क्या करना है, वहां पे जो व्यक्ति ये कर रहा है, तो दो चीज यहां पे बोला गया, नंबर वन, हमको हमको मेरा चार्जेस, खाली ये नहीं, कभी भी कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होता है तो वहां पे बोला जाता है जो चार्जेस है, आर्टिकल ऑफ चार्जेस है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को पता होना चाहिए कि किस चार्जेस के आधार पर उनको ये पनिशमेंट दिया जा रहा है। और दूसरा क्या है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि हमको अपॉइंटिंग अथॉरिटी के नीचे का कोई रिमूव डिसमिस वगैरह नहीं कर सकता है। जब भी हमको कोई पनिशमेंट देना रहेगा तो आर्टिकल ऑफ चार्जेस पता होना चाहिए, और दूसरी बात हमको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलना चाहिए। तो ये हमने नहीं बोला, ये हमारा जो चैप्टर 1 है, जो हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमको ये प्रोविजन, ये पावर हमको देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया गया, द प्रोसीड्योर लेड डाउन इन सीसीए रूल 1965 शैल बी फॉलोड रिजिडली। देखिए ऐसा कोई नहीं है कि भाई चलो रूल है थोड़ा तोड़ना मरोड़ना ये करना वो करना चलेगा, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जब भी होगा तो हमको सीसीए रूल में दिया गया जो प्रोविजन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाते, देखिए जब भी हमारा कोई डिसिप्लिनरी केसेस जब भी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जाके बहुत जगह पे हमको समस्या फेस करना होता है, वो आपका विशिएट हो जाता है, यानी कि स्पॉइल हो जाता है, कभी कभी उसको कोर्ट के द्वारा खारिज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर केस ऐसा होता है जहाँ पे प्रोसीड्यूरल लैकुना रहता है। प्रोसीड्यूरल लैकुना का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे प्रॉपर प्रोसीड्योर फॉलो नहीं किया गया। तो जिस कारण से बोला जा रहा है एनी फेल्यूर इन इट्स ड्यू ऑब्जर्वेंस is liable to spoil the disciplinary proceedings including the final punishment order passed। तो जो हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है उसको स्पॉइल कर सकता है अगर हमने ड्यू प्रोसीड्योर जो है उसको फॉलो नहीं किया। अब प्रोसीड्योर क्या है हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कुछ डाउट है तो बताइए। अगर किसी के मन में भी कोई संशय है, कोई डाउट है, तो आप लोग बताइएगा। देखिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और जीवन भर हमको काम आएगा, आपको भी काम आएगा। भले ही आप आईपी बनो ना बनो, आप कोई भी पोस्ट पे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। अपना रक्षा करने का हथियार अगर आपको आता है तो उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको शक्ति मिलता है, और जब शक्ति मिलता है तो एक बात याद रखना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, गलत जगह पे उसको यूज़ नहीं करना है। शक्ति जो है आत्मरक्षा के लिए रखना है, पर दूसरे के ऊपर गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना है। रामकृष्ण जी स्क्रीन आपको दिख रहा है ना अभी? रामकृष्ण जी आगे बढ़े, एक बार फटाफट से बता दीजिए। आप लोग पब्लिक चैट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में हमारा एक्चुअली ऑडियो ऑफ रहता है कि आप उधर से बोलिएगा तो हम नॉर्मली, चलिए अभी ऑन कर दिए हैं हम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको कभी भी कोई समस्या होगा तो आप हमको मैसेज करिएगा पब्लिक चैट में, हम आपको उसको बताएंगे। आगे आते हैं। अब जब आप हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 देखते हैं तो यहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को 4 स्टेजेस में बांटा हुआ है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को टोटल 4 स्टेज में बांटा हुआ है, ठीक है। अब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या होता है ये सब बताने का कोई ज़रूरत है नहीं, वो कभी हम लोग जब गप मारेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या है ना। चलिए एक बात बताइए, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। जैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जब होता है तो यहाँ पे 2-3 स्टेक होल्डर रहता है। कौन कौन स्टेक होल्डर रहता है? तो मान लीजिए एक होता है एक्यूज्ड ऑफिसर, एक्यूज्ड ऑफिसर जिसको हम लोग चार्ज्ड ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, मतलब जिसके अगेंस्ट में चार्ज है, जिसके अगेंस्ट में चार्ज है, मतलब दोषी और आरोपी। दोषी तो आप बोल नहीं सकते, देखिए यहाँ पे एक्यूज्ड और चार्ज्ड बोला गया, दोषी नहीं बोला गया, क्योंकि वो मान लीजिए उनके ऊपर आरोप है, जब तक आरोप साबित नहीं हुआ तब तक वो दोषी नहीं है। एक वकील का एडवर्टाइजमेंट हम देखे थे, उन्होंने लिखा हुआ था जस्ट बिकॉज यू हैव डन ए मर्डर इट डजंट मीन यू आर ए मर्डरर। क्योंकि भाई मैं आपका वकील हूं, जब तक मैं आपके साथ हूं कोई जज का हिम्मत नहीं है वो बोल दे कि आप खून किए हो, है ना। तो जब तक भले ही दोष किसी ने किया है, जब तक कोर्ट में ये बात साबित नहीं होता है तब तक वो आपका चार्ज्ड ऑफिशियल तो है, एक्यूज्ड तो है, बट वो आपका दोषी साबित नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये गया एक हमारा एक्यूज्ड ऑफिसर, ये चार्ज्ड ऑफिशियल, ठीक है। दूसरा आ जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी।
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या है, तो हम लोग जब सीसीए रूल पढ़े थे तो देखिएगा वहां पे रूल 12 में आपको बताया गया था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में, और जहां पे डेफिनेशन आप याद कर सकते हो तो देखिएगा याद करके कि कोई भी अथॉरिटी जो रूल 11 में दिया गया जितना पेनल्टीज है उसके भीतर एनी ऑफ द पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, उसको हम बोलेंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। मतलब जो डिसिप्लिन को लागू करने में काम करता है वही है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, आप शेड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अगर देखिएगा वहां पे एक अच्छा चीज आपको मिल जाएगा, अभी सारा चीज के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये गया मेरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। फिर आ जाएगा आपको और एक अथॉरिटी का नाम जिसको हम लोग बोलेंगे इंक्वायरी अथॉरिटी। थोड़ा सा हम इसलिए बोल देते हैं कि क्योंकि बाद में जब ये सारा नाम आएगा ना तो आपको रिलेट करने में आसानी होगा। एक हो जाएगा इंक्वायरी अथॉरिटी। अब भाई ये कौन है, तो ये होता है जज ऑफ द केस। ये हो जाएगा जो केस हमारा चल रहा है, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हमारा चल रहा है, ये उनका विचारपति है, जज है। ठीक है, अब ये जज जो है किसका किसका, ये इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया चार्ज ऑफिसर के ऊपर, उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से एक वकील होना चाहिए। नॉर्मली जब हम लोग लास्ट दिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देख रहे थे वहां पे गवर्नमेंट का एक वकील था। अब उन भाई साहब को हम लोग किस नाम से जानते थे, कोई बताइए। गवर्नमेंट का जो वकील हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में देखे थे उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उनको हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते थे, पीपी बोलते हैं। उसके लिए कितने साल का सर्विस मैंडेटरी था ये बता दीजिए फटाफट से, कितने साल का सर्विस मैंडेटरी था। वेरी गुड दीपंकर जी, वेरी गुड आकाश। तो 7 साल का सर्विस मैंडेटरी था, है ना। वहां पे आपका पीपी होता है जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और उनको किसी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मान लीजिए कोई जगह पे प्रैक्टिस जो है एज एडवोकेट 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अब यहाँ पे हमारा है इंक्वायरी अथॉरिटी जो है जज, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का वकील है मतलब पीपी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसको हम लोग बोलते हैं पीपी ना बोल के पीओ। पीओ का मतलब होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अगर आप मेरा बात ध्यान से सुनिएगा ना तो पूरा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का बेसिक फंडा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पूरा डिटेल्स में जाना संभव नहीं है क्योंकि एक समुंदर है, और इस समुंदर में हम जितना भी तैरते जाएंगे उतना डीप में हम लोग जाएंगे, उतना दूर जाएंगे, पर खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अब ये होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अब यहाँ पे प्रेजेंटिंग ऑफिसर हो गया मेरा वकील, गवर्नमेंट का वकील, आईओ हो गया जज, सीओ हो गया। अब भाई सीओ के पक्ष रखने के लिए भी तो कोई वकील होगा ना, जो सीओ का पक्ष रखेगा उनको हम लोग बोलेंगे एजीएस और डीए। देखिए कुछ लोग ना डीए को आपका मतलब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी कुछ कुछ जगह पे डीए टर्म यूज होगा, तो आप इसको याद रखिएगा कहाँ पे भाई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है और कहाँ पे डिफेंस असिस्टेंट है। तो यहाँ पे एजीएस होता है असिस्टेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, और डीए क्या होता है, डीए होता है डिफेंस असिस्टेंट। ठीक है, डिफेंस असिस्टेंट और आपका असिस्टेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, ये दोनों टर्म आपको कहीं ना कहीं पे आपको सुनने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पे क्या बताया गया, तो देखिए जो 4 स्टेजेस है, तो आपसे ना कभी कभी एग्जाम पे सवाल पूछ सकता है कि हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर ऑफ ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, है ना, अकॉर्डिंग टू पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3। तो आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए देवी और सजनों, क्या हो जाएगा आंसर इसका। बिल्कुल शुभेंदु जी, देवेन जी, प्लीज टाइप इन सेपरेट पेज। देखिए हाँ सेपरेट पेज में टाइप कर देंगे अगर कभी ज़रूरत होगा, छोटा मोटा चीज़ जो है तो उसको हम इसी पे कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे अगर करेंगे तो हम एक दूसरा पेज भी यहाँ पे ओपन कर लेंगे जिसमें आपको वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ गया क्लास यूट्यूब लिंक्स, चलिए चलिए तो हम अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट स्टेज जो है वहाँ पे क्या बोला गया। तो फर्स्ट स्टेज हमको बताता है अबाउट द डिसीजन टू बी टेकन अबाउट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। चलिए इसको समराइज करने का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, बेसिकली 4 स्टेजेस है। एक हमको बताएगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में, सेकेंड स्टेज हमको बताएगा फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट के बारे में,
थर्ड स्टेज में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे डिफेंस स्टेटमेंट का सबमिशन, अपॉइंटमेंट ऑफ आईओपीओ, होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी, है ना, ये सारा चीज़। फोर्थ स्टेज में जब जाएंगे तो फाइनल ऑर्डर कैसे पास होगा, ये सारा चीज़। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है। देखिए थोड़ा सा बड़ा है पर हम लोग इसको समराइज किए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को इसके भीतर रखा गया। तो फर्स्ट स्टेज में हमको बोला गया ऑल, देखिए ये हम लोग किसके बारे में देखेंगे फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में बेसिकली बताया गया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, है ना, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है ऑल द एविडेंस एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स शुड बी कलेक्टेड। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि किसी चार्ज ऑफिशियल के अगेंस्ट में आरोप आया, वो साबित हो रहा है या नहीं, ये करने के लिए पहली बार एक वेरासिटी देखने के लिए कि कंप्लेनेंट ने कंप्लेन किया, कंप्लेन सही है कि नहीं, वो देखने के लिए हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पे हमको सारा सबूत जो है, सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको कलेक्ट करना पड़ता है। अब बात आते है ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, है ना, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो जो हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जो हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, अगर वो चाहता है तो वो खुद कर सकता है, अगर वो चाहता है तो किसी को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए हम सुपरिटेंडेंट हैं, हम चाहते हैं कि नहीं इस केस में हम खुद जज करेंगे, कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं हमारा किसी एएसपी या आईपी को उस केस में इंक्वायरी करने के लिए भेजेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। आगे क्या बताया गया, एविडेंस ऑफ विटनेसेस आर टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग। तो मान लीजिए पर्टिकुलर केस में इंक्वायरी हो रहा है किसी सब पोस्टल असिस्टेंट के अगेंस्ट में, कि भाई ये पोस्टल असिस्टेंट जब था, ये हमारा कस्टमर आया काउंटर पे, उनसे पीएलआई का प्रीमियम लिया और उनको बुक में लिख के दिया, डेट स्टैंप लगाया और उसके बाद बुक दे दिया और पैसा जो है हड़प लिया। तो ये उनके अगेंस्ट में चार्ज है। अब जब उनके अगेंस्ट में चार्ज लेंगे तो हमको डिफरेंट विटनेस का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए उस दिन का पोस्ट मास्टर का स्टेटमेंट ले लिए, उनके बगल में जो पीए था उनका स्टेटमेंट ले लिए, तो ये सब हो जाएंगे मेरे विटनेसेस। अब विटनेस का जब भी हमको एविडेंस लेना है तो बोला गया नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, दिस शुड बी रिड्यूस टू राइटिंग। जब भी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी विटनेस का इंपॉर्टेंस रहता है, अब विटनेस अगर हमको केस प्रूव करना है, विटनेस का इंपॉर्टेंस रहेगा ही, जिस कारण से हमको उनका जो रिटन स्टेटमेंट है वो लिखित में हमको ले लेना रहेगा। साथ ही साथ दिस शुड बी गॉट साइंड बाय देम। तो एक बोला गया स्टेटमेंट जो है आप रिटन में ले लीजिए, मतलब ऐसे बोला उससे काम नहीं चलेगा, उनको लिखित में लीजिए, और दूसरी बात उनमें उनका साइन करवा दीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को और एक बात ध्यान देना है, जब भी आप किसी का विटनेस ले रहे हैं, है ना, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर एक पेज में उनका साइन होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक ऐसा केसेस हम लोग देखे हुए थे कि मान लीजिए एक जन को विटनेस बुलाया गया, ठीक है, वो हमारा पोस्टल असिस्टेंट या एसपीएम था। अब जब उनसे इंक्वायरी किया गया, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन वगैरह होता है, उनसे पूछा गया क्या, माने ये हमारा एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है उसमें हमारा पूछा गया पीओ के द्वारा कि क्या ये आप, माने ये किसका आपका राइटिंग है, मान लीजिए ऐसे कि ये स्टेटमेंट जो है क्या आपके द्वारा दिया गया। तो वहां पे वो क्या करता है, मान लीजिए 5 पन्ने का विटनेस हमारा स्टेटमेंट था, अब उन्होंने लास्ट पेज में साइन कर दिया। अब उन्होंने बोल दिया वहां पे कि सर ये जिस पेज में मेरा साइन है ये मैं तो कंफर्म कर सकता हूँ कि ये मेरा है, पर क्योंकि बाकी ये सारा पन्ना है और बहुत पुराना घटना है, मैं गारंटी के साथ बोल नहीं सकता हूँ क्या मैंने इसको लिखा था या नहीं लिखा था। हो सकता है किसी ने मेरे ही जैसे हैंडराइटिंग करके कुछ लिखा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट का वेरासिटी के ऊपर आपका उंगली आ जाता है, जिस कारण से आप अगर कभी भी किसी का स्टेटमेंट लेते हैं, हर एक पेज में आप उसको साइन करवाइए। बेस्ट प्रैक्टिस हम पर्सनली जब करते हैं, हालांकि वो बेस्ट हो और तो हमको नहीं मालूम, हम पर्सनली जब करते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं और एक एक जगह पे हम विटनेस से सवाल पूछते हैं। ये प्रैक्टिस हम किस लिए बोल रहे हैं, अच्छा है, हमको पर्सनली फील होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में विटनेस लीजिए, एग्जामिन करिएगा,
तो आप जो चाहते हैं विटनेस से बुलवाना, वो उस डायरेक्शन में आप भेज सकते हैं कि भाई मेरा अल्टीमेट गोल है ये, कि इस अकाउंट में पैसा उसने दिया था कि नहीं, अकाउंट फॉर हुआ था कि नहीं, उस दिन का ये रिपोर्ट था या नहीं। पर अगर आप उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा तो अपना मन मर्जी से कुछ ना कुछ लिखेगा, और ज़्यादातर केस में जब भी इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखा जाता है, बहुत सारा केस में हमारे खिलाफ केस चला जाता है। ठीक है, तो हम पर्सनली जो करते हैं, हर एक क्वेश्चन लिखने के बाद हम साइन करते हैं, और उसके बाद जिसने विटनेस दिया वो लिखने के बाद नीचे साइन करता है। आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर एक पेज में सिग्नेचर लेना मैंडेटरी है। अब कभी कभी यहाँ पे एक बात आता है, जैसे आप देखिएगा कुछ कुछ सर्किल है जहाँ पे विटनेस का जब हम स्टेटमेंट लेते हैं, किसी भी ऑफिसर का जब स्टेटमेंट लेते हैं, तो वहाँ पे एक आपका विटनेस लेने का भी कुछ जगह पे देखिए प्रचलन है। कुछ जगह पे विटनेस अलग से लिया जाता है। मान लीजिए ये कोई एक पर्सन है, रामकृष्ण राउत का मैं स्टेटमेंट ले रहा था, तो रामकृष्ण राउत ने पूरा स्टेटमेंट दिया, और नीचे हमने किया विटनेस 1 हरिंद्र कुमार, विटनेस 2 मान लीजिए यहाँ पे हमारा विश्वनाथ जी। तो ये हमने क्या किया, विटनेस 1 विटनेस 2 करके अलग से दे रहे हैं। तो सीसीएस कंडक्ट जो हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 है, वहाँ पे कहीं पे नहीं बोला गया कि जब आप किसी का एविडेंस ले रहे हो रिटर्न में, तो उनका अलग से उसके लिए भी कोई विटनेस लेना है। क्योंकि मान लीजिए आप इंस्पेक्टर है, किसी पोस्ट ऑफिस में गए, पोस्टल असिस्टेंट का आप स्टेटमेंट ले रहे हैं, भाई विटनेस रहेगा, इसका गारंटी कौन देगा? सिंगल हैंडेड ऑफिस हो सकता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा काम कर रहा होगा, क्या हमको हमेशा किसी को लेके जाना पड़ेगा कि इसके सामने ही विटनेस देंगे? अब मान लीजिए आपने बोला कि नहीं कोई रहेगा, अब वो आदमी ने बोल दिया कि सर ये घर की बात हम बाहर होने देंगे नहीं, दूसरे के सामने हम लिखित में कुछ देंगे नहीं, है ना? तो ये केसेस आ जाता है, जिस कारण से अवॉइड करना बेटर है। पर आप कौन सा जगह पे हो उसके ऊपर भी ये सारा चीज़ डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि जब हम विटनेस ले रहे हैं, किसी एग्जामिन कर रहे हैं, अगर संभव हो तो दिस शुड बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एम्प्लॉय, जिसके अगेंस्ट में आरोप है, भाई उसके उसके सामने ले लो, है ना? जिसके अगेंस्ट में आरोप है उनके सामने लेने के लिए यहाँ पे आपका बोला गया इफ पॉसिबल एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ। अब ये बात को भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया ये मैंडेटरी नहीं है। एक दिन हमको कोई एक सवाल पूछ रहा था बीच में कुछ दिन पहले कि सर क्या हम जब किसी का एविडेंस ले रहे हैं, विटनेस ले रहे हैं, स्टेटमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे चार्ज ऑफिशियल का प्रेजेंस मैंडेटरी है? तो याद रखना नहीं, ये क्या बता रहा है, इफ पॉसिबल द एविडेंस शुड बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉई, एक्यूज्ड एम्प्लॉई। इफ पॉसिबल, संभव हो तो, मतलब नॉट मैंडेटरी। आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या बताया गया देखिए, बोला जा रहा है एक्सप्रेशन ऑफ डेफिनिट ओपिनियन। देखिए ये हम लोग याद रखना रहता है कि आप अगर कभी भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, नेवर फॉर्म एनी डेफिनिट ओपिनियन, नेवर एक्सप्रेस एनी डेफिनिट ओपिनियन। आपको गारंटी के साथ नहीं बोलना है। बीच में हम एक मूवी देख रहे थे कोई कि गारंटी के साथ बोलता हूँ, है ना? तो गारंटी के साथ नहीं करना है कि हाँ यही हुआ था, हम बोल रहे हैं यही चोर है, हम बोल रहे हैं इसी ने मिस एप्रोप्रिएशन किया, गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज ए प्राइमा फेसी। ये क्या है? ये है प्राइमा फेसी। ठीक है, प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है? देखने से लग रहा है ना? इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, देखने से लग रहा है। जैसे मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे थे, बेलपूरी खा रहे थे, और वहां पे एक गाय जो है, मतलब काऊ, वो क्या कर रहा था, उधर आपका घास खा रहा था। अब हम बचपन में काऊ का फोटो देखे हैं, और हमको पता है उसका 4 पैर होता है, पूंछ होता है, ऐसा देखने में होता है, और हमको देखने से लगा कि वो गाय ही है। तो ये क्या हुआ, इट इज द प्राइमा फेसी कि वो गाय है। पर हम यहाँ पे भी बोलेंगे नहीं कि मैं 100% श्योर हूं कि वो गाय ही है। क्यों? क्योंकि ये गारंटी देने का काम कौन करेगा? जो जज होगा, है ना, वो बताएगा, वो लोग ये करेगा, डिसाइड करेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बताएगा कि हाँ ये क्या है, नहीं है। पर हम यहाँ पे बोलेंगे कि इट इज द प्राइमा फेसी, मतलब देखने से प्रतीत होता है,
लग रहा है, इस प्रकार का शब्द हम लोगों को प्रयोग करना रहता है। एक्सप्रेशन ऑफ डेफिनेट ओपिनियन अबाउट द फाइनल ओपिनियन शैल बी अवॉइडेड। जैसे किसी ने मर्डर किया किसी का, जब तक कोर्ट नहीं बोला ना कि भाई इसने खून किया, तब तक हम उसको मर्डरर नहीं बोल सकते हैं। जिस कारण से किसी ने मिस एप्रोप्रिएशन किया, आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो, डेफिनेट ओपिनियन नहीं दे सकते हो कि इसने फ्रॉड किया। आपने क्या बोलोगे? आप देखिए, आप क्या डेफिनेट बोल सकते हैं? जैसे मान लीजिए उन्होंने फ्रॉड किया। अब फ्रॉड जब किया तो कैसे किया? तो किसी से किसी पर्सन से पैसा लिया, पैसा लेने के बाद उनको रिसीप्ट दिया, अकाउंट फॉर नहीं किया। अब ये अकाउंट फॉर नहीं हुआ, ये हमारा डेफिनेट है कि ये हुआ नहीं है, जिस कारण से ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे इतने रुपए का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। तो ये सारा चीज जो है प्राइमा फेसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं, हमारा स्टेज 2 में कहा गया भाई साहब, अरे चलिए यहां तक क्लियर हो रहा है? किसी को कुछ दिक्कत? यहां तक क्लियर है? बताइए एक बार, आगे बढ़े। देखिए हम लोग ये जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 है ना, मोटा मोटी 3 से 4 क्लास हम लोग टारगेट किए हैं कि इस वीक में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे विद इन 3 to 4 क्लास, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। आप सीसीए रूल और आप इससे देखिएगा तो मोटा मोटी अच्छा खासा क्वेश्चन सीसीए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स यहाँ से आता है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग से बोलिएगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3 बोल के सवाल कम आता है, पर आपका पूरा प्रोसीड्योर यहाँ से क्लियर होगा जहाँ से आपको सवाल आएगा। आगे आते हैं सेकेंड स्टेज, क्या बोला गया? ऑथोरिटी शुड टेक डिसीजन एट दिस स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या बोला जा रहा है कि एट दिस स्टेज द ऑथोरिटी शुड टेक डिसीजन वेदर प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड फॉर ए मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी। तो हमारा फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? तो जिसको हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया था, उसने मेरे पास एक रिपोर्ट दिया, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के साथ साथ कुछ और भी चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए जो भी एविडेंस हमने कलेक्ट किया, जो भी स्टेटमेंट हमने लिया, जो भी पासबुक वगैरह रिकॉर्ड वगैरह सीज किया गया, ये सारा रिकॉर्ड को ओरिजिनल में साथ में प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको हम किसके पास भेजते हैं? जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनके पास भेजते हैं। जब ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास आ जाता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को क्या करना है? तो यहाँ पे एट दिस स्टेज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इमेजिन करना रहता है। उस पहले तो क्या करेगा? इंक्वायरी रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेगा, एग्जामिन करेगा, सारा एविडेंस को देखेगा, स्टेटमेंट को पढ़ेगा। देखने के बाद वो अपना विवेक वहां पे लगाएगा और सोच लेगा, प्लान करेगा कि भाई इसने 50,000 का घोटाला किया, पर ये 50,000 के साथ साथ बाद में और भी हो सकता है, तो बंदे को डिपार्टमेंट से हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? डिपार्टमेंट से निकालना है तो हम मेजर पेनल्टी करेंगे, है ना। अब मान लीजिए कि किसी के खिलाफ एलिगेशन है कि वो एक दिन 15 मिनट लेट ऑफिस आया था, और मान लीजिए 2-3 ओकेशन ऐसा हो गया, तो भाई चलो ये भी डिपेंड करता है, ऑथोरिटी वेरी करता है, पर मान लेते हैं कि हम उसको माइनर पेनल्टी देंगे। तो यहाँ पे एट दिस स्टेज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी, द क्वांटम ऑफ पेनल्टी जो है ना, इट इज बीइंग डिसाइडेड। मन ही मन सोच लिया जाता है, कंटेम्पलेट कर लिया जाता है कि भाई कितना पेनल्टी हम इनको देने वाले हैं, एटलीस्ट माइनर देंगे या मेजर देंगे, इतना तो डिसाइड कर लेना होता है, क्योंकि इसी के आधार पे उनको इशू करना रहता है। क्या उनको इशू करना रहता है? चार्जशीट। ठीक है, अब चार्जशीट जब इशू करिएगा, जब आपको चार्जशीट इशू करना है तो आपको चार्जशीट का प्रोफॉर्मा सारा सीसीए रूल के बुक में देखिए दिया हुआ है। एक आप देख लीजिएगा, फॉर्म्स बोल के, जितना हमको याद आ रहा है, हाँ फॉर्म्स बोल के एक आपका पोर्शन मिल जाएगा। आप पहले चले जाइए, अगर बुक आपके पास है तो आप देख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है फॉर्म्स बोल के एक आपका ये पोर्शन रहेगा, इंडेक्स रहेगा, जिसके भीतर आपको सारा फॉर्म दिया हुआ है। क्या क्या मिल जाएगा वहां पे? तो पहला मान लीजिए हम लोग किसी को सस्पेंड करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप आगे बढ़िएगा, है ना। तो बोला जा रहा है कि आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो मान लीजिए माइनर पेनल्टी देना है ना। तो माइनर पेनल्टी हम कैसे देंगे? मेजर पेनल्टी हम कैसे देंगे? सस्पेंशन को हमको रिवोक करना है।
सस्पेंशन को हमको रिवोक करना है, तो सस्पेंशन को रिवोक कैसे करेंगे, चार्जशीट हम लोग कैसे मेजर पेनल्टी का माइनर पेनल्टी का इशू करेंगे, उसका कंटेंट क्या है ना, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, आईओ का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सारा चीज़, विटनेस को कैसे बुलाया जाएगा, विटनेस को हमको टीएडीए देना रहता है, उनको कैसे हम पैसा देंगे, कॉमन प्रोसीडिंग होगा तो कैसे होगा, ये सारा फॉर्म जो है आपको मिल जाएगा सीसीए रूल बुक के भीतर ही। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब अगर आप डिवीजन में हो तो आपके पास 100% सीसीए का किताब रहेगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म बोल के, उसके भीतर ये सारा डिफरेंट फॉर्म जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जब हम चार्जशीट इशू करेंगे, दिस शुड बी डिस्क्राइब्ड इन ए ड्राफ्टेड इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। चार्ज जब हम इशू कर रहे हैं चार्जशीट, तो ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको मन ही मन जो लिखना है वो हम लिख देंगे, है ना, इसका प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा है। आप अगर देखिएगा उसमें क्या क्या होता है, तो माइनर पेनल्टी का चार्जशीट देखिएगा तो उसमें नॉर्मली मेमोरेंडम रहता है, बाकी और बहुत ज़्यादा कुछ उसमें रहता नहीं है। पर आप आ जाइए माइनर पेनल्टी का चार्जशीट में, तो माइनर पेनल्टी के चार्जशीट में जब आते हैं तो वहाँ पे उसका कुछ पार्ट रहता है। जैसे क्या क्या पार्ट रहता है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, आर्टिकल ऑफ चार्जेस, फिर स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर। तो ये जो दो ऑप्शन है ना, आर्टिकल ऑफ चार्जेस और आपका स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ मिसबिहेवियर, ये दोनों चीज आपको माइनर वाला पेनल्टी में भी रहेगा, मेजर वाला पेनल्टी भी रहेगा। साथ में एक मेमोरेंडम होता है शुरू में ही जो प्रिस्क्राइब ये रहता है, तो मेमोरेंडम आपको दोनों चार्जशीट में ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब मेजर पेनल्टी का चार्जशीट किया जाएगा, वहां पे एनेक्सर 3 में हम जाएंगे, जहां पे होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे उस केस को हमको प्रूव करना है, और आ जाएगा लिस्ट ऑफ विटनेस, जिसके आधार पे हम केस को प्रूव करेंगे। देखिए अब ये जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट है, ये मतलब जो हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनके द्वारा लाया गया, विटनेस उनके पक्ष का है, तो ये सारा चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट विटनेस, है ना। और ये जब हमारा डॉक्यूमेंट को हम एग्जिबिट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट एग्जिबिट। जिस कारण से देखिएगा स्टेट एग्जिबिट जो होता है, जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं उसको SE1 SE2 इस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, और जब हमारा डिफेंस रहेगा, और जैसे हमारा स्टेट विटनेस, तो मान लीजिए हमारे एक केस में 5 विटनेस था, हम कैसे लिखेंगे SW1 फिर SW2, है ना, तो स्टेट विटनेस 1 स्टेट विटनेस 2। तो हम लोग जब भी कोई विटनेस आता है तो पहली बार तो हम उसका नाम बम बोल देते हैं, और उसके बाद लिख देते हैं कि इनको हम आगे से आइडेंटिफाई करेंगे एज SW1 एज SW2। तो उसके बाद और उनका नाम लिखना नहीं होता है, उसके बगल में हम लोग SW1 SW2 इस तरीके से लिखते हैं। यहीं पे हमारा अगर डिफेंस का हो जाएगा तो हम लोग कर देंगे DW, मतलब डिफेंस विटनेस 1 डिफेंस विटनेस 2, इस प्रकार से हम लोग उसको लिखते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा चार्जशीट होगा, बोला जा रहा है द चार्जेस शुड बी क्लियर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, और साथ में बोला जाता है दिस शुड बी प्रिपेयर्ड इन थर्ड पर्सन। इसको थर्ड पर्सन में प्रिपेयर करना रहता है, मतलब दिस पर्सन व्हाइल वर्किंग एज दिस, ही हैज डन दिस, ही हैज डन दिस, तो ही शी इस तरीके से हमको लिखना रहता है। कभी कभी आपको सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम पे, तो याद रखना है चार्जेस टू बी फ्रेम्ड as charges must be clear specific precise, it should be framed in third person and past tense, ये याद रखना है। एक तो थर्ड पर्सन होगा, मतलब मान लीजिए कि किसी का नाम दिया राम बाबू while working as this, उन्होंने ये किया, तो ये थर्ड पर्सन में आएगा और पास्ट टेंस में आएगा, ये दोनों चीज हमको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बोला गया, सेपरेट चार्जेस शुड बी फ्रेम्ड फॉर ईच ऑफेंस। तो हर एक ऑफेंस के लिए, एक एसबी पासबुक में फ्रॉड किया, ऑफेंस अलग होगा, सेपरेट चार्जशीट आएगा, उस चार्ज आएगा उसके लिए, चार्जशीट नहीं आर्टिकल ऑफ चार्जेस आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस का मतलब आर्टिकल ऑफ चार्जेस। एक आरडी में फ्रॉड किया उसके लिए अलग हुआ, एक पीएलआई में किया उसके लिए अलग हुआ, है ना। तो अलग अलग ऑफेंसेस के लिए सेपरेट चार्ज फ्रेम किया जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे भी बोला गया, जब हम चार्जशीट फ्रेम करते हैं, यहाँ पर भी बोला गया नो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड ऑफिशियल। भाई उसने ये किया, ये किया, ये तो हमको बताना है, पर उसने उसके अगेंस्ट में कोई डेफिनिट आपको अलग से ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है हम बताते हैं आपको। बेसिकली अगर आप वो करिएगा तो आपके अगेंस्ट में बायसनेस का एलिगेशन जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि देखिए सर, ये तो केस आने से पहले ही हमको दोषी मान रहा था, तो सर ये हमको क्या न्याय देगा, है ना। तो ये केसेस हो सकता है। अब मान लीजिए हमने चार्जशीट इशू कर दिया, अब अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप होगा कि हमारा जो एम्प्लॉय को चार्जशीट हमने इशू किया, गवर्नमेंट सर्वेंट को हमने चार्जशीट इशू किया, उनको हम बोलेंगे भाई तुम एक काम करो, अपना रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दो, है ना। रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस क्या बोला जा रहा है, द एम्प्लॉयज टू बी गिवन रीजनेबल टाइम टू बी स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में हमको टाइम स्पेसिफाई कर देना होता है, रीजनेबल टाइम। और एज पर प्रेजेंट नॉर्म कितने दिन का टाइम दिया जाता है पब्लिक चैट में बताइए इनिशियली। फटाफट से एक बार पब्लिक चैट में बताइए। चलिए, आकाश ने जवाब दिया, सत्येंद्र बोला 10, राम सिंह बोला 10, महेंद्र महेश जी 15, प्रदीप शिल्पा 15, वेरी गुड प्रदीप जी, शिल्पा जी, महेश जी, राम जी। देखिए एक्चुअली आप भी गलत नहीं हो, इवन हम लोग सीसीए का किताब देखते हैं तो उसमें भी आपका वेरी गुड निशा जी, रजन जी, उसमें भी आपका 10 दिन लिखा हुआ है, उसमें भी 10 दिन लिखा हुआ है। पर डीओपीटी के द्वारा एक गाइडलाइंस इशू किया गया था जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय जो है उसके लिए ये जो रीजनेबल टाइम है उसको चेंज करके 10 के बदले कितना किया गया, 15 दिन किया गया। ठीक है, याद रहेगा। 15 डेज, कितने दिन का किया गया, इसको किया गया 15 डेज के लिए, याद रहेगा। और 15 डेज एट ए टाइम और रीजनेबल ग्राउंड अगर रहेगा तो फार्दर 15 और 15 और 2 बार के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 45 डेज हो सकता है। ठीक है। पर यहाँ पे और एक बात याद रखना है, जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल में भी ये सारा प्रोविजन है, पर उसमें टाइम लिमिट को 10 ही रखा गया, उसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनको टाइम दिया, 15 दिन का समय दिया और उनको बोला कि भाई तुम अपना रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दो। ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक खतरनाक इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम पे सवाल पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है, चार्जशीट इज टू बी सेंड थ्रू पोस्ट। अगर ठीक है, चार्जशीट हम अगर चाहते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या रहता है, दैट इट शुड बी, ये इट मे बी सेंड थ्रू पोस्ट। एक तो हो सकता है हम उसको बाई पर्सन हैंड ओवर करवा सकते हैं। चार्जशीट अगर है मान लीजिए बाई पर्सन हम उसको दे सकते हैं, और बाई पोस्ट हम उसको भेज सकते हैं। अगर हम उसको बाई पोस्ट भेजेंगे, बोला जा रहा है व्हेन द मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस इज सेंट बाई पोस्ट इट शुड बी एनक्लोज्ड इन ए रजिस्टर्ड कवर विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो एक चीज याद रखना है, रजिस्टर्ड कवर में भेजना है, मतलब इसको रजिस्ट्री ही करना है विथ एडी। याद रहेगा, अगर हमको किसी को चार्जशीट सर्व करना है तो हमको उसको रजिस्ट्री विथ एडी ही करना है, कोई दूसरा चीज हम उनसे नहीं करवा सकते हैं। याद रहेगा, क्लियर है यहां तक। किसी का कुछ डाउट इसके भीतर, बहुत लोगों का एक दो डाउट रहता है। चलिए आप लोग एक चीज़ तो अच्छा है, कोई डाउट वाउट पूछते नहीं है, ऐसे ही रहिए आप लोग, अच्छा लगता है ना। जैसे मान लीजिए कभी कभी केसेस आता है कि मान लीजिए हमने चार्जशीट भेजा, अब वो रिसीव नहीं किया तो क्या होगा, है ना। चार्ज ऑफिशियल भाग रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे हम। सवाल आता है कि नहीं बताइए मन में, कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है, अगर चार्ज ऑफिशियल भाग गया तो क्या होगा, है ना। तो वहां पे भी आप देखिएगा बहुत सारा क्या करेंगे, है ना। तो सवाल आप पूछते नहीं है। चलिए, गेजेट नोटिफिकेशन इशू नहीं करना है ना। चलिए, उतना दूर हम लोगों को नहीं जाना है। उसके पहले भी आप अगर देखना चाहते हैं, विजिलेंस हैंडबुक में आपका इसका प्रोविजन मिल जाएगा, 2013 का विजिलेंस हैंडबुक में। ठीक है। क्या बोला गया था,
कहा गया था इसको। चलिए दो तीन किस है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन है। तो सवाल क्या था मेरा, if the delivery of article of charge is prerequisite to conduct a ex parte inquiry, what will be the possibility of expert? चलिए नहीं फोकस कहा गया। चलिए इसमें if the government servant evades from acceptance of article of charge and or refuses to accept the registered cover containing the article of charge, the article of charge will be deemed to have been duly delivered to him as his refusal, है ना। तो अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो हम लोग क्या मान लेंगे कि मान लेंगे कि भाई चार्जशीट जो है डिलीवर हो चुका है। देखिए ये पहला केस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा पोस्टमैन का रिमार्क। मान लीजिए हम डिलीवरी करने के लिए गए और उसने बोल दिया हट हम नहीं लेंगे तू भाग, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर उसने रिफ्यूज कर दिया देन द चार्ज विल बी डीम्ड टू बी डिलीवर्ड। दूसरा और क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, बोला कि एज ए मेजर ऑफ प्रिकॉशन द चार्जशीट मे बी पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड। चार्जशीट को हम नोटिस बोर्ड के पेस्ट कर सकते हैं, उनके दरवाजे पे पेस्ट कर सकते हैं, रेसिडेंस डोर ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द चार्ज ऑफिशियल, अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मे बी इशूड इन ए न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो ये सारा ऑप्शन हमको दिया गया। अब बोला गया अगर हम चार्जशीट को किसी के घर के दरवाजे पे पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट विटनेस ले लीजिए कि भैया उनके सामने हमने ये दरवाजे पे पेस्ट किया हुआ था। तो क्लियर है, दो तीन चीज बोला गया। अगर रिफ्यूज कर दिया तो भाई चलो पोस्टमैन ने रिमार्क दे दिया तो हम लोग मान लेंगे कि डिलीवरी हो चुका है, डीम टू बी डिलीवर्ड। पर प्रिकॉशन मेजर भी दिया गया, बोला गया हमारे डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड में चिपका दो, उनके रेसिडेंस पे जो दरवाजा रहेगा उसका दरवाजे में चिपका दो, हमारे वेबसाइट में अपलोड कर दो, और हमारा न्यूज़पेपर वगैरह लोकल न्यूज़पेपर बोगी जो भी रहेगा उसमें भी इसको अपलोड कर दो, और इंडिपेंडेंट विटनेस से इसका विटनेस भी ले लो। क्लियर है, तो ये सारा ऑप्शन जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। पर्सनली भी आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है रंजना जी। अब यहाँ पे एक चीज और बताइए, मान लीजिए इंडिपेंडेंट विटनेस मीन्स पब्लिक, हाँ बिल्कुल पब्लिक। इंडिपेंडेंट विटनेस क्यों बोल रहा है, मान लीजिए आप इंस्पेक्टर हो, आप गए डिलीवरी करने के लिए ओवरशियर को लेके, और आपने वहां से ओवरशियर का स्टेटमेंट ले लिया कि हाँ इनके सामने यहाँ पे चिपकाया गया। तो आपका ओवरशियर जो है वो आपका सबॉर्डिनेट है, आप जो बोलिएगा वो तो सुनेगा ही सुनेगा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनका बात हमको नहीं सुनना है। ठीक है, आगे पर्सनली जाके भी रिसीव करवाया जा सकता है रंजना जी। अगर पर्सनली हम रिसीव करवाएंगे, बताइए क्या हम किसी एएसपी के थ्रू भेज सकते हैं, किसी एएसपी के सब डिवीजन में वो व्यक्ति रहता है, क्या हम एएसपी से भेज सकते हैं? याद रखना है, एएसपी से नहीं भेज पाएंगे। क्यों नहीं भेज पाएंगे? क्योंकि वो गेजेटेड ऑफिसर है और गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू ये नहीं भेजा जा सकता। वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया। आगे आते हैं आईपी एंड बिलो, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या बोला गया, बोला कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी मेड टू द रिटेन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बाय द डीए। यहाँ पे डीए का फुल फॉर्म क्या है, एक बार लिखिए तो पब्लिक चैट में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो रहेगा रिटेन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस का, वो करेगा डीए। ये डीए का फुल फॉर्म क्या है? चलिए दीपंकर ने जवाब दिया, सत्येंद्र ने जवाब दिया, हाँ कुंडू, राम सिंह, वेरी गुड। डिफेंस डिफेंस असिस्टेंट। चलिए जितना लोग डिफेंस असिस्टेंट बोला सब गलत है, ठीक है। रजन जी, हरिंद्र जी, कविता जी, देवेन जी, डीए यहाँ पे है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। बेसिकली क्या हुआ देखिए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने चार्जशीट इशू किया, उसका रिप्रेजेंटेशन दिया। अब जब रिप्रेजेंटेशन आएगा तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको पढ़ेगा ना, उसको एग्जामिन करेगा, भाई सही है कि नहीं है, क्या बोला है। तो यहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डीए का मतलब हो गया, याद रख लीजिएगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी मेड
टू द WSD मतलब रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो उसका पहले ये खुद से एग्जामिन करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे वो देखेगा बहुत सारा केसेस ऐसा होता है कि डिफेंस से ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी संतुष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि देवेन के अगेंस्ट में केस लाया कि देवेन जो है वो आपका ऑफिस नहीं आया था कुछ, या सॉरी मान लीजिए ऑफिस में आके कुछ फ्रॉड किया, सपोज ऐसे ही, हम नहीं पता, हमको पता है वो नहीं करेगा, तो मान लीजिए हमने ऐसा बोला। अब देवेन ने दिखा दिया कि सर हम तो उस दिन छुट्टी पे थे, यहाँ पे गए थे, हम यहाँ पे थे ही नहीं, इस जगह पे थे, तो कैसे हमने ये किया, हम नहीं किए। तो हमने क्या किया, उनके स्टेटमेंट से संतुष्ट हो गए। तो यहाँ पे उनका स्टेटमेंट को डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पढ़ेगा, अगर संतुष्ट हो गया तो उसको एग्जोनरेट कर देगा, है ना? क्लियर है? तो बोला जा रहा था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल डिसाइड वेदर टू होल्ड द इंक्वायरी, है ना? अब यहाँ पे और एक बात बोला गया कि अगर मान लीजिए वो रिटर्न स्टेटमेंट से, अगर जब रिटर्न स्टेटमेंट आता है, हम लोग आगे भी देखेंगे इसको, मान लीजिए WSD आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आ गया, अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है इसमें एग्री कर जाता है ना? एग्री कर जाता है, तो अगर एग्री कर गया तो क्या करेंगे, वो आपको एग्जोनरेट कर देंगे, वो एग्जोनरेट कर देंगे। स्पेलिंग मेरा एकदम इतना हालत खराब हो गया है ना, EXONERATE, एग्जोनरेट। चलिए, तो एग्जोनरेट कर देंगे। अब मान लीजिए डिसएग्री, है ना, मतलब वो हमारा स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे वो इंक्वायरी करेगा या करवाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर DA उनके इस जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था अगर इनसे संतुष्ट नहीं है, द DA शैल डिसाइड वेदर ही वुड होल्ड द इंक्वायरी, क्या वो खुद से ये इंक्वायरी करेगा। देखिए फ्री है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अगर भरोसा नहीं है दूसरे के ऊपर, उनको लगता है कि भाई इसका इंक्वायरी तो हम ही ठीक से कर पाएंगे, दूसरा कोई करेगा नहीं, तो वो खुद इंक्वायरी कर सकता है। और सेपरेट किसी इंक्वायरी अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं IA या IO। ठीक है, तो खुद भी कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, पर ये बात याद रखना है, खुद से इंक्वायरी करना जो है ये डिजरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अगेंस्ट में बाद में बायसनेस का एलिगेशन आएगा, क्योंकि सर ये तो हमको फंसाने के लिए किया है, देखिए खुद से इंक्वायरी किया, खुद से पनिशमेंट दिया, सारा काम खुद किया, है ना? तो करना नहीं है, पर हो सकता है। सवाल आपसे अगर पूछेगा क्या DA इंक्वायरी अथॉरिटी हो सकता है, आंसर क्या होगा, हाँ या ना? देखिए प्रैक्टिकल में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको समझना है कि होना क्या है, क्या करते हैं उसमें नहीं है। तो इसका जवाब क्या है, बिल्कुल हो सकता है, पर एज फार एज पॉसिबल ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम इट, नॉर्मली नहीं होना है। द स्टेटस ऑफ IO, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, IO जो रहेगा या IA जो रहेगा, he shall not be lower in rank than the accused officer, accused officer से लोअर रैंक का नहीं हो सकता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए किसी IP के अगेंस्ट में आपका एलिगेशन है, क्या दूसरा IP उसमें IA बन सकता है? बताइए इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना में? नहीं बन सकता। हमने क्या देखा, देखिए हमको प्रैक्टिकल में, हम बोले ना प्रैक्टिकली तो नॉर्मली हम लोग करते नहीं है, हमेशा हायर ऑफिशियल को ही अपॉइंट करने का प्रयास करते हैं, बट एज पर रूल हमको क्या बता रहा है, IO या IA शैल नॉट बी लोअर इन रैंक देन अक्यूज्ड ऑफिसर, अक्यूज्ड ऑफिसर से जूनियर नहीं होगा। भाई कहाँ बोला गया सेम रैंक का नहीं हो सकता है, तो सेम रैंक का तो हो सकता है, जूनियर नहीं होगा, है ना? ये बात यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ और दो तीन चीज इसमें बताया गया, याद रखना है, जब भी हम किसी IO का अपॉइंटमेंट करेंगे तो बोला गया एन ऑफिसर हु होल्ड एन इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया, पहले से उसका फाइल डील किया, है ना, मतलब उस इंक्वायरी रिलेटेड फाइल को डील किया, ऐसा ऑफिसर को हमें IO नहीं बनाना है। ठीक है, साथ ही साथ और एक बात भी बोला गया कि IO जो है ये भी डेफिनिट ओपिनियन नहीं देगा अगेंस्ट द आपका एक्यूज्ड ऑफिसर। क्यों बोल रहे हैं, ये बार बार ये बात क्यों आ रहा है, डेफिनिट ओपिनियन नहीं देगा, डेफिनिट ओपिनियन नहीं देगा? तो भाई
दो केसेस होता है, दो प्रकार का केसेस होता है। एक होता है क्रिमिनल केसेस, एक होता है क्रिमिनल केसेस, जिसको आप देखिएगा आईपीसी, है ना, अभी तो चेंज हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब के द्वारा आपका गवर्न किया जाता है ना, आईपीसी सीआरपीसी वगैरह के द्वारा। और एक होता है हमारा डिसिप्लिनरी केसेस, इसको कैसे गवर्न करते हैं, इसको हम लोग सीसीएस सीसीए के माध्यम से करते हैं, विजिलेंस हैंडबुक, विजिलेंस मैनुअल, ये सब का जो प्रोसीड्यूर है इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। अब ये दोनों में अंतर क्या है, तो बोला जाता है क्रिमिनल केसेस जो होता है ना, क्रिमिनल केसेस होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप देखिएगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मतलब हम किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी संदेह रह गया, 1% भी चांस है, किसी को मान लीजिए किसी को फांसी मतलब कोई मर्डर किया किसी का, अब अगर 1% भी चांस है कि उसने मर्डर नहीं किया, दैट मीन्स ही इज नॉट ए मर्डरर। क्लियर हुआ, 99% चांस है कि वो मर्डर किया, पर 1% चांस है कि उसने मर्डर नहीं किया, तो वहां पे वो मर्डरर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई डाउट नहीं रहेगा। पर डिसिप्लिनरी केसेस में, डिसिप्लिनरी केसेस में मान लीजिए ऐसा हुआ कि 90% चांस है कि हमने फ्रॉड किया, 10% चांस है कि हमने फ्रॉड नहीं किया, तो यहां पर भी हमको क्या करेगा, हमको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के केस में बोलेगा, क्योंकि 90% चांस है हमने गलती किया, तो हमको मान लेगा कि गलती किया। इसको बोला जाता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोला जाता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावना के आधार पे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, है ना, कि इसका प्रोबेबिलिटी है या नहीं, तो अगर जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उसके फॉर्म में जजमेंट जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है इवन आईओ जो है वो भी आपका डेफिनेट ओपिनियन नहीं देगा, क्योंकि ये रिजल्ट जो होता है इट इज बेस्ड ऑन प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आईओ शुड नॉट बी directly subordinate to an officer who has already expressed an adverse opinion against the accused official। अब बात को समझिए, मान लीजिए सीओ जो है इसके अगेंस्ट में हमारा चल रहा था इंक्वायरी, इंक्वायरी किसने किया, इंक्वायरी ए ने किया। अब ए के अंडर में और एक ऑफिसर काम करता है बी, है ना, ए भी सीओ से सीनियर है, बी भी सीओ से सीनियर है, ठीक है, पर बी जो है बी इज सबॉर्डिनेट टू ए ने क्या किया था, इंक्वायरी करके बताया था कि चार्ज जो है आपका, मतलब उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो जस्टिफाइड है, उसने उसके फॉर्म में एडवर्स में सीओ के एडवर्स में ओपिनियन दिया था, तो यहाँ पे बी भी आईओ नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात, ये वाला बात क्लियर हुआ, हमने जो बोला कि अगर किसी ऑफिसर ने एडवर्स रिमार्क दिया, उसका सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर है वो भी आपका आईओ नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल रहेगा, है ना, और जब कंट्रोल रहेगा तो वो आपका इंक्वायरी को हैम्पर कर सकता है, जिस कारण से ये बात हमको याद रखना है। आगे आते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है। 15 ही याद रखना है देवेंद्र जी, 15 डेज याद रखना है, ठीक है, 15 डेज ही याद रखना है, 10 डेज नहीं, क्योंकि वो ऑर्डर जो है 2023 के पहले का है ना, 2024 में अगर आता तो हम बोल देते आपको कि नहीं आप पुराना वाला ही याद रखिए, है ना, तो आपको क्योंकि वो 23 पहले का है तो हम लोगों को उसी को याद रखना है, एग्जाम में ओल्ड वाला ही आएगा सीनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया, एक्यूज्ड ऑफिसर हैज द राइट टू टेक असिस्टेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए, हमारा जो असिस्टेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होता है एजीएस होता है, या फिर जिसको हम लोग डिफेंस असिस्टेंट भी बोलते हैं, है ना, तो अगर हमारा हम चाहते हैं किसी और व्यक्ति का और गवर्नमेंट सर्वेंट का मदद लेने के लिए, तो उसके लिए बोला गया देयर इज नो रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का प्रायर परमिशन लेने का कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये बात एक बताया गया कि अगर हम किसी को चाहते हैं एज एजीएस
अपॉइंट करेंगे तो इसके लिए कोई प्रायर परमिशन लेने का आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू टेक प्रायर परमिशन। ठीक है, ओनली इंटीमेशन टू बी सर्व्ड, खाली एक इंटीमेशन दे देना है किसको, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, कि हाँ हमने इसको अपना एजीएस के रूप में चुन लिया है। अब बोला जा रहा है अगर एक्यूज्ड ऑफिसर चाहता है लीगल प्रैक्टिशनर लेना, एक्यूज्ड ऑफिसर अगर चाहता है लीगल प्रैक्टिशनर लेना, तो यहां पे बोला गया ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एंगेज ए लीगल प्रैक्टिशनर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का बिना प्रायर परमिशन के वो लीगल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट नहीं कर सकता है। कौन सा केस को छोड़ के, एक केस छोड़ दिया गया, बोला अगर पीओ लीगल प्रैक्टिशनर है तो आप लीगल प्रैक्टिशनर यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर पीओ लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, पर आप चाहते हो लीगल प्रैक्टिशनर लेना, तो यहाँ पे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का परमिशन होना चाहिए, ये बात हमको बताया गया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल देख लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी मेड अवेलेबल टू द प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो पहले तो केस मान लीजिए हमारा जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा उनके पास सारा डॉक्यूमेंट रहेगा। अब उनके पास से ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले किसके पास जाएगा, तो पहले जाएगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास। प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास डॉक्यूमेंट जाएगा, उसके बाद इस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन कौन करेगा, चार्ज ऑफिसर करेगा। और जब इंस्पेक्शन हो जाएगा उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भेज दिया जाएगा किसके पास, दे दिया जाएगा किसको, आईओ को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है हमारा स्टेज 3 में ही, कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को आईओ का अपॉइंटमेंट करना रहता है। ठीक है, ये वाला बात ध्यान दीजिए कि जिसका जिसका लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब एडवोकेट होता है, बिल्कुल जो आपका लीगली प्रैक्टिस कर रहा है, एडवोकेट हो या फिर जो हमारा क्या बोला जाता है लीगल सिस्टम में उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह है ना, तो उसी के बारे में बताया जाता है। जब आईपीसी का बात कर रहे थे देवेंद्र जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जिस कारण से हम लोग अभी शुरू नहीं किए हैं, सिलेबस को आने देते हैं। ठीक है, एक बार देख लेंगे कि किसको दिया गया, उसके बाद ही हम इसको पढ़ लेंगे। मान लीजिए अगर चेंज कर दिया तो इसको पढ़ेंगे, नहीं कर दिया तो उसी को पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से जो आपका सिलेबस में अगर चेंज भी करेगा तो पुराना जो चैप्टर है उसी को इसमें रखेगा। एग्जाम में 2023 तक तो आएगा, पर वो तो आपका पहले ही आ चुका था, लागू हुआ है यहां से, पर आ चुका था तो पहले ही ना। जो हमारा आईपीसी वगैरह में जो चेंजेस वगैरह हुआ वो तो पहले आ चुका था, डेट ऑफ इफेक्ट दिया है 2024 का। चलिए आगे आते हैं हम लोग रूल। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया, अगर कोई भी डिवीजन ऑफिस में काम करते हैं, आप में से किसी का भी अगर आईओ में अपॉइंटमेंट होता है, तो ये बात ध्यान रखना है, क्या बोला जा रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा आईओ के पास भेजा जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में हमको बताता है रूल 14 का सब रूल 6। रूल 14 का सब रूल 6 क्या बताता है, क्या क्या भेजा जाएगा। तो ये वाला ना एग्जाम का भी सवाल हो सकता है, 2 नंबर का, 2 नंबर का सवाल हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, क्या क्या भेजेगा। नंबर 1, कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ चार्ज, मान लो जो हमारा चार्जशीट है ना, आर्टिकल ऑफ चार्ज और स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकॉन्डक्ट एंड मिसबिहेवियर। तो ये चीज़ हमको 100% भेजा जाएगा। आर्टिकल ऑफ चार्जेस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकॉन्डक्ट और मिसबिहेवियर क्या है। अब इन दोनों चीज़ क्या होता है बेसिकली, तो पहले होता है एनेक्सर 1 में आर्टिकल ऑफ चार्ज। यहाँ पे ना समराइज वे में आपका चार्ज के बारे में बताया जाता है। समराइज वे में चार्ज के बारे में बताया जाता है कि वायोलेशन ऑफ रूल कि कौन सा रूल का आधार वायोलेशन हुआ है, ये बताया जाता है, क्या घटना हुआ था, जस्ट समरी है ना, वाइल वर्किंग एज दिस, इसने ये किया था, ये किया था, ये किया था, इस कारण से इस रूल का वायोलेशन हुआ। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकॉन्डक्ट एंड मिसबिहेवियर। यहाँ पे डिटेल्स में रहता है, डिटेल्स केस,
है ना, कि केस क्या हुआ था, घटना क्या था, क्या क्या हुआ था, जिस कारण से हमने बोले उसने इस रूल को वायोलेट किया, उसके अगेंस्ट में हमारा चार्जशीट बनाया गया। तो ये हो जाएगा डिटेल्स वाला। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गया, ये दोनों चीज़ भेजेगा। साथ में क्या भेजेगा, बोला जरा कॉपी ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। कॉपी ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस मतलब किसने दिया, ये रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कौन सबमिट करेगा, एक बार पब्लिक चैट में बताइए। रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कौन सबमिट करेगा, फटाफट से जितना जल्दी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। आईओ, पीओ, सीओ, डीए कौन देगा रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस? डीए नहीं देगा, चार्ज ऑफिशियल देगा, है ना। देखिए, डीए का अपॉइंटमेंट बाद में होता है, ठीक है। जिसने बोला डीए, किसने बोला, सीताराम जी। सीताराम जी, देखिए डीए का अपॉइंटमेंट बाद में होता है। बेसिकली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब इंक्वायरी शुरू हो जाता है ना, वेरी गुड, एक्यूज्ड ऑफिशियल या चार्ज ऑफिशियल आप बोल सकते हैं। जब इंक्वायरी शुरू हो जाता है और उसमें आईओ जो है हियरिंग शुरू करता है, उसमें आईओ पूछता है क्या आपको, मान लीजिए किसी को लेना है, असिस्टेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को लेना है या किसी डिफेंस असिस्टेंट को रखना है, तब जाके वो बोलता है इसको लेंगे। मतलब वो इंक्वायरी शुरू होने के बाद की घटना, एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उस टाइम का घटना। पर चार्ज ऑफिशियल को जब चार्जशीट भेजा जाता है, उस टाइम पे वो जो डिफेंस स्टेटमेंट देता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये कौन सबमिट करता है, ये चार्ज ऑफिशियल सबमिट करता है ना। तो ये रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दिया जाएगा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ने दिया है तो। फिर बोला गया ए कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, जो हमारा डिफरेंट विटनेस था, है ना, उन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का कॉपी दिया जाएगा। देखिए ओरिजिनल नहीं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम पे ना आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कॉपी के बदले ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस करके भेज देगा आईओ के पास। तो याद रखना, आईओ के पास कॉपी जाता है, ओरिजिनल नहीं। ठीक है, फिर क्या बोला गया, एविडेंस प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ चार्जशीट, मतलब जो एडी कार्ड हम भेजे थे, यहाँ पे डिलीवरी स्लिप जिसमें बताया जाता है कि हाँ उस व्यक्ति को ये चीज़ डिलीवरी हुआ है। तो ये एविडेंस जो प्रूव करेगा द डिलीवरी ऑफ चार्जशीट को, उसी को हम इसके भीतर रखेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आप आईओ है, आपके पास एडी कार्ड नहीं आया, तो आपको बताना है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कि मेरा एडी कार्ड भेजिए, है ना। फिर क्या बोला गया, एक कॉपी ऑफ अपॉइंटिंग ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट ऑर्डर का एक कॉपी भी आईओ के पास भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा, क्योंकि आईओ अपना ये करेगा ना, वो आपका हियरिंग रखेगा, उन लोगों को बुलाएगा। तो भाई कैसे बुलाएगा अगर उसका नाम पता कुछ पता नहीं होगा तो जिस कारण से प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर भी आईओ के पास भेजा जाता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेज में। ठीक है, फोर्थ स्टेज क्या बताता है, फोर्थ स्टेज बता रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में एग्रीज विथ आईओज रिपोर्ट और नॉट। अब देखिए यहाँ पे सब अपॉइंटमेंट हो गया, आईओ ने अपना इंक्वायरी किया, इंक्वायरी रिपोर्ट को सबमिट किया। नॉर्मली कितने दिन के भीतर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करना होता है बताइए तो फटाफट से। आईओ को अपना इंक्वायरी रिपोर्ट कितने दिन में सबमिट करना रहता है, 1 वीक, 90 डेज, 30 डेज। तो पिटाई खाने वाला काम किया है सब, एक जन पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। सीसीए आप लोग क्या एग्जाम दिए लास्ट दिन, सब बदमाश हो गए हैं। 6 महीना टाइम दिया जाता है, 180 दिन का 6 महीना टाइम दिया जाता है ना। आयोग को 6 महीना टाइम दिया जाता है केस को कंप्लीट करने के लिए। अगर 6 महीने में यानी 180 दिन में नहीं हुआ, फिर जाके उसको 6 महीना के लिए फर्दर बढ़ाया जा सकता है। एट ए स्टेज एक बार में 6 महीना ही बढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है। अच्छा बताइए, पूरा जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है फ्रॉम चार्जशीट इशू से लेके शुरू करके पनिशमेंट वगैरह देने तक, ये जो टोटल प्रोसीड्योर है कितने दिन में खत्म होना है, पूरा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। आप देखिएगा सीसीए रूल का लास्ट पेज के साइड में उधर हम लोग दिए हुए थे आपको, जिसमें आपका दिया हुआ है टाइम लिमिट, है ना, कितने दिन में होता है बताइए, इंक्वायरी खत्म कितने दिन में करना है ऑफिशियली। ठीक है, एज पर रूल पूछ रहे हैं, क्या होता है उसको भूल जाइए। 6 महीने में इंक्वायरी होता है, 18 महीने में कंप्लीट होना है प्रोसीड्योर। ठीक है सत्येंद्र जी, याद रहेगा, 18 महीने में कंप्लीट प्रोसीड्योर खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आईओ ने 6 महीने के भीतर या 6 महीने के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, किसके पास सबमिट करेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास सबमिट करेगा।
अब बोला गया इट इज नॉट मैंडेटरी दैट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल एग्री विथ आईओज रिपोर्ट, वो इसके रिपोर्ट से संतुष्ट हो भी सकता है, एग्री कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है इफ डीए डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ आईओ इट शैल गिव इट्स ओन फाइंडिंग, इसको अपना फाइंडिंग खुद को देना है कि भैया इस कारण से ये केस जो है नॉट प्रूव्ड है, या जो भी घटना है, डिस्कसिंग द रेलिवेंट एविडेंस इन सपोर्ट। देखिए ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं है इसलिए हमको आईओ के बात से सहमत नहीं है, आप अगर आईओ से डिसएग्री करते हो तो आपको डिसएग्रीमेंट नोट देना होता है, जिस डिसएग्रीमेंट नोट में उनको बताना रहता है किस कारण से वो आईओ का कौन सा एविडेंस के आधार पे, कौन सा विटनेस के स्टेटमेंट के आधार पे वो आईओ के मत से सहमत नहीं है, क्यों उनको लगता है इस प्रकार का, तो ये उनको बताना रहता है, ठीक है। बोला जा रहा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया, खतरनाक, जो लोगों को नींद आ रहा है इधर देखिए क्या बोल रहा है, डीए अर्थात डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में आस्क द आईए टू होल्ड सप्लीमेंटरी इंक्वायरी फॉर फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस। तो अगर डीए को लगता है कि सही से सारा एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो जहां पे लगता है उनको भाई इसका एग्जामिनेशन सही से नहीं हुआ, तो डीए बोल सकता है कि तुम दोबारा इनका एग्जामिनेशन करो। डीए में आस्क द आईए टू होल्ड सप्लीमेंट्री इंक्वायरी फॉर फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अगर मान लीजिए उनको लगा कि ना ये कोई काम का नहीं है, चलो हम ही इंक्वायरी करवाते हैं, तो बोला कि हमें इट सेल्फ होल्ड द सप्लीमेंट्री इंक्वायरी, वो खुद भी सप्लीमेंट्री इंक्वायरी जो है होल्ड कर सकता है। बट यहाँ पे बोला गया जो हमारा सीसीए रूल का रूल 14 के सब रूल 15 में दिया गया जो रेस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करना रहेगा, 14 के 15 में दिया गया रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना रहेगा। मतलब क्या होता है बेसिकली 14 के 15 में क्या क्या बोला गया, तो जैसे बोला गया कि ऐसे केसेस में मान लीजिए विटनेस को जब दोबारा एग्जामिन होगा तो सीओ को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना, कि एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन करने के लिए। फिर 3 दिन का समय दिया जाएगा, 3 डेज टाइम, 3 क्लियर डेज, 3 दिन का मतलब आज के दिन में इंक्वायरी हो रहा था, आज का दिन को छोड़ दीजिए, जिस दिन अगला इंक्वायरी होगा उस दिन को छोड़ दीजिए, इसके बीच में 3 दिन का समय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीओ जो है वो अपना पक्ष को रखने के लिए उसको समय मिले, उसके बाद जाके वो एविडेंस जो विटनेस है उसका एग्जामिनेशन वगैरह होगा। इस प्रकार से कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया गया, इसको फॉलो करते हुए ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी करेगा। फिर क्या बोला गया, however the disciplinary authority at this stage is debarred from taking into account any evidence either documentary or oral which had not been adduced during the formal inquiry। तो बोला गया फॉर्मल इंक्वायरी के दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया गया तो इस फेज में आके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस डॉक्यूमेंट का इंक्वायरी नहीं कर सकता। जो हो गया सो हो गया, रात गया बात गया, भूल जाना है, ठीक है, इसको याद में नहीं रखना, ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा। फिर क्या बोला गया, ए कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट along with the findings of disciplinary authority should be attached with the punishment order। तो पनिशमेंट ऑर्डर जब इशू हम करेंगे उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, तो एक रहेगा आयोग की रिपोर्ट, साथ में क्या रहेगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का फाइंडिंग्स। तो बोला जा रहा है ये कॉपी ऑफ आईओज रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट अलोंग विथ द फाइंडिंग्स ऑफ डीए शुड बी अटैच विद द पनिशमेंट ऑर्डर। तो पनिशमेंट ऑर्डर के साथ इसको अटैच करना रहेगा। और जब हम पनिशमेंट ऑर्डर को इशू करेंगे और मान लीजिए कोई भी पनिशमेंट से किसी एम्प्लॉय का पे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है ना, मान लीजिए किसी का इंक्रीमेंट रोक दिया गया, किसी को सैलरी जो है मान लीजिए रिकवरी हो रहा है, तो उनके पे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो बोला जा रहा है यहाँ पे क्या करना है, ये मैटर जो है दिस शैल बी रिपोर्टेड टू द हेड ऑफ द ऑफिस, जहां से उनको पे ड्रॉ करता है वो, और साथ में डीएपी के पास भेजा जाएगा। तो एक तो भेजा जाएगा हेड ऑफ द ऑफिस के पास, दूसरा भेजा जाएगा डीएपी के पास। कहाँ पे बताया गया, हमारा स्टेज 4 में ये बात बताया गया, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग समाप्त करें, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, ये लगभग हम लोगों को 2 घंटा मिनिमम तो लगेगा पढ़ने में,
1 2 घंटा लगेगा ये वाला समझने में, ये देखने से छोटा है। यहाँ पे देखिए हम आपको ऑर्डर नंबर भी दे दिए हैं जो आपका 2021 में इशू हो गया था। अगर किसी ने इसको नहीं पढ़ा तो आज रात में आप इसको देख सकते हैं। मैं पीपीटी आप लोगों के साथ जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक बार चाहते हैं तो देख सकते हैं, पर ना देखना बेहतर है, क्योंकि आप जब देखिएगा ना तो आपको इसके प्रति समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर हम चाहते हैं कि आप वो ना करो। पीओ का क्या रोल होता है, चलिए हरिंदर जी ने बोला कि पीओ का क्या रोल होता है, तो देखिए पीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पीओ कौन होता है? पीओ होता है गवर्नमेंट का वकील, है ना, एडवोकेट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये आपका गवर्नमेंट का एडवोकेट है। तो काम क्या रहेगा? तो काम रहेगा टू प्रूव द चार्ज। पीओ का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रूव द चार्ज। और हमेशा याद रखना है कि आप अगर कभी भी पीओ बनते हैं, भले ही आपने कुछ नहीं कर पाया, चार्ज प्रूव हो या ना हो, फाइनली आपको यही बताना है अपने पीओ ब्रीफ में कि द चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, ये चार्ज प्रूव है। अब यहाँ पे पीओ का बहुत खतरनाक रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? पहला रहता है लायजन, पहला रहता है लायजन, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया क्या फिर से? लियाइजन, LIAISON, ठीक है, लाइजन। चलिए, तो लायजन विथ विटनेस, है ना, कौन सा विटनेस? स्टेट विटनेस। जो हमारा स्टेट विटनेस, अब खाली स्टेट विटनेस क्यों बोलेंगे, डिफेंस विटनेस को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि मान लीजिए डिफेंस विटनेस को अगर पीओ अगर मेरा थोड़ा तेज है तो हो सकता है कि डिफेंस का जो विटनेस रहेगा उसको भी पटा लेगा कि भाई तुम देखो, तुम मेरे फॉर्म में बोलना, ये बोलना, वो बोलना, तो तुम्हारा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पीओ लायजन करेगा किसके साथ? विटनेस के साथ करेगा। मोस्टली ये विटनेस किसके साथ करता है? स्टेट विटनेस के साथ। क्यों? क्योंकि ये चार्ज प्रूव करने में मदद आएगा। अगर आप कभी एज आईओ काम करते हो तो पहला काम क्या करना है? केस को अच्छे से स्टडी करना है। ये होता है स्टडी द केस, है ना। पूरा केस को, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सारा चीज को डिटेल्स में पढ़िए, समझिए। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? मेक योर स्ट्रेटेजी, है ना। आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए, भाई कैसे हम उस डिफेंस असिस्टेंट जो है उसके साथ हम कैसे लड़ेंगे, ये स्ट्रेटेजी आपको बनाना है। यहाँ पे जब भी किसी पार्टिकुलर विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, वहां पे उसके पहले से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट विथ द विटनेस। आपका जो विटनेस है ना उसके साथ संपर्क करिए। क्यों करिए? क्योंकि उनको दोबारा उनका जो स्टेटमेंट था, उस विटनेस ने कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया होगा, इसीलिए नॉर्मली वो विटनेस है, या मान लीजिए कोई रिकॉर्ड के ऊपर साइन किया था, तो आप उनको अपना उसका स्टेटमेंट को दिखाइए कि देखो तुमने यहाँ पे ये बात बोला था, है ना। तो तुमने जो बात बोला तुमको वहीं पे अड़े रहना है, कोई दूसरा चीज तुमको नहीं बोलना है। क्योंकि डिफेंस असिस्टेंट जो रहेगा वो पल पल प्रयास करेगा कि आपके विटनेस से कोई गड़बड़ वाला बात बुलवा दे, पर आपको पहले से ट्रेनिंग दे के रखना है, देखो तुमको यही बोलना है, दूसरा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये बात समझा देना है आपको, उनको समझाना है कि मतलब प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ डिफेंस असिस्टेंट। जो डिफेंस असिस्टेंट रहेगा वो उनसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। देखिए पीओ का रोल कितना वाइटल है। डिफेंस असिस्टेंट क्या पूछेगा ये भी इसको दिमाग लगाना रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या जवाब होना है, कैसे ये उसको काट सकता है, ये सारा चीज उनको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर जाके जब हमारा केस शुरू होता है तो फर्स्ट पीओ जो रहता है हैज टू प्रोड्यूस द केस। बोला जाता है पीओ जो है पहले उनको अपना पक्ष रखना होता है, अर्थात डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का पक्ष जो है उसको रखना रहता है। और वहां पे वो क्या करता है, अपना जितना सारा विटनेस है वो उन विटनेस को बुलाता है और उन लोगों को एग्जामिन करता है। और जब भी कोई पहला एग्जामिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ। तो ये क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे पीओ को कोई रोल नहीं है, यहाँ पे पीओ को खाली ये प्रूव करना रहता है, मतलब ये कंफर्म करना रहता है कि स्टेटमेंट इज गिवन
बाय द विटनेस एंड ही एग्रीज विथ इट फैक्ट्स। ठीक है, तो उनको बस यही चीज आपको बुलवाना रहेगा विटनेस से कि भैया ये स्टेटमेंट हम ही ने लिख के दिया, सारा साइन जो है मेरा है और इसमें लिखा गया सारा बात जो है सत्य है। बस काम खत्म, यहाँ पे एग्जामिनेशन इन चीफ खत्म हो जाता है। इसके बाद आ जाता है डिफेंस असिस्टेंट का काम, जो क्रॉस एग्जामिन करेगा, है ना। और क्रॉस एग्जामिन में अगर मान लीजिए कोई ऐसा बात आ गया जो पीओ का, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के फॉर्म में नहीं है, उसके खिलाफ जा रहा है, तो यहाँ पे उनको क्या करना रहता है, यहाँ पे उनको करना रहता है री एग्जामिनेशन। क्या करना रहता है, री एग्जामिनेशन। और याद रखना है री एग्जामिनेशन ऑन द पॉइंट आस्क्ड बाय डिफेंस असिस्टेंट। जो डिफेंस असिस्टेंट ने जो पॉइंट नोट किया उसी पॉइंट के ऊपर री एग्जामिन करना है, दूसरा पॉइंट के ऊपर री एग्जामिन नहीं करना है। और आपको एक बात याद रखना है, जिसका विटनेस होता है उनको कभी लीडिंग क्वेश्चन, नॉट टू आस्क लीडिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन पूछना नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, कोई बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग क्वेश्चन? लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन होता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। मतलब क्या तुम भात खाए हो, हाँ। क्या तुम घर उसके घर गए थे, ना। क्या तुमने मर्डर किया, हाँ। क्या तुमने चोरी किया, ना। तो बोला जा रहा है लीडिंग क्वेश्चन बेसिकली मीन्स विच लीड्स टू द आंसर, विच लीड्स टू द आंसर। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हमारा किसी आंसर के प्रति लीड करता है, इस प्रकार का सवाल को हमको नहीं पूछना है ना। जिसका विटनेस वो नहीं पूछेगा, मतलब स्टेट विटनेस है तो पीओ नहीं पूछेगा, डिफेंस का विटनेस है तो डिफेंस नहीं पूछेगा। यहाँ पे अगर डिफेंस का विटनेस है और डिफेंस पूछ लिया, तो अगर आप आईओ पीओ हो तो आपको मना करना है कि भाई ये जज साहब ये क्या कर रहा है, हमारा लीडिंग क्वेश्चन सवाल पूछ रहा है, तो इनको पूछने नहीं देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन वगैरह सारा कुछ होगा। और लास्ट में जाके पीओ को सबमिट करना रहता है पीओ ब्रीफ इन 2 कॉपी। इसको 2 कॉपी में पीओ ब्रीफ जो है सबमिट करना रहता है। क्यों? एक कॉपी जो है वो मतलब बेसिकली 2 ऑप्शन है, इधर आप दोनों कॉपी को आईओ के पास भेज दीजिए, आईओ एक कॉपी सीओ के पास भेजेगा, और दूसरा ऑप्शन है आप एक कॉपी पीओ के पास भेजिए और उसका एक कॉपी एक कॉपी आईओ के पास भेजिए और उसका एक कॉपी सीओ के पास भेज दीजिए। ठीक है, तो ये पीओ ब्रीफ सबमिट करना है जहां पे आपको केस को प्रूव करना ही रहता है। तो ये बेसिकली पीओ का जनरल ड्यूटीज है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ें हम लोग बाद में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसको। आज का क्लास क्या हम लोग यहीं पे समाप्त करें? एक बार कंफर्म करिए। सजेस्ट द जीएस बुक, जीएस बुक मतलब किसका बुक बोल रहे हैं आप महेश जी? क्या अच्छा जीके बुक, अच्छा चलिए जीके बुक जनरल स्टडी, अच्छा जनरल स्टडी के लिए। चलिए जनरल स्टडी के लिए आपको क्या सजेस्ट करें? चलिए फिलहाल हमको थोड़ा सा देखने दीजिए, 1-2 नोट्स हम आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हो। हम तो अभी हम आपको सजेस्ट करेंगे एक आपका करंट अफेयर्स का बुक जो है ना आप ले लीजिए, जो किसी पार्टिकुलर 2023 का पूरा 23 को कवर करता है करंट अफेयर्स का। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक बुक लिया था, शायद आपको दिखाया भी था, मैगजीन एक लिए हुए थे, आपका स्पीडी करंट अफेयर्स था, शायद स्पीडी पब्लिकेशंस का करंट अफेयर्स था। उसमें पूरा मान लीजिए 2023 का आपका करंट अफेयर्स है। तो इस प्रकार से कोई एक ऐसा करंट अफेयर्स का बुक आप ले लीजिए जिसमें आपका पूरा 2024 जो है कवर हो रहा है ना। और वहाँ से आप टॉपिक आइडेंटिफाई करिए, जैसे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से हमेशा सवाल पूछा जाता है ना। फिर जाके मान लीजिए आपका कुछ और टॉपिक रहेगा, जैसे जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स हो गया, फिर आपका हु इज़ हु वहाँ से, है ना, हमारा मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्ट्री वगैरह हम। तो इस प्रकार से जो भी आपका इंपॉर्टेंट, जैसे आपका अवार्ड के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपका सवाल पूछता है, अवार्ड्स के बारे में, नेशनल स्पोर्ट्स का जो डिफरेंट अवार्ड होता है, फिर आपका डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटी, कौन सा डांस कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सा जो आपका मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर
फेस्टिवल है वो कौन सा स्टेट का है। इस प्रकार का सवाल जो है एग्जाम पे बहुत बार पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक वाला सवाल जो है इस प्रकार से आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और बताइए, किसी का कुछ डाउट है तो।